नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। यह जो कोर्स है दोस्तों, क्लास 10th के लिए डेडिकेट है। यह जो कोर्स है, इसके अंतर्गत बेटा हम सोशल साइंस को पढ़ने वाले हैं। पास लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है बेटा। तो ये जो कोर्स है दोस्तों, केवल और केवल उन विद्यार्थियों को डेडिकेट किया गया है जो 2 महीने में, जो 2 मंथ्स में 2 मंथ्स में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। तो बेटा इस कोर्स में केवल और केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया गया है। यह तो देख लेते हैं हम कि बोर्ड ने सोशल साइंस को 4 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। बोर्ड ने सोशल साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया है, कितने भागों में बांट दिया है? तो 4 भागों में बांट दिया है। 4 भागों में सबसे पहला जो हमारा भाग है वह है समकालीन भारत 2। कौन सा है? समकालीन भारत 2। उसके बाद में एक और हमारे पास किताब है, वह किताब है लोकतांत्रिक राजनीति 2। उसके बाद में एक और किताब है हमारे पास, यह जो किताब है यह है भारत और समकालीन विश्व 2 में। एक हमारी लास्ट में जो किताब आती है वह किताब आती है आर्थिक विकास की समझ। इन 4 किताबों को मिलाकर हमारा क्लास 10th का बेटा सोशल साइंस बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम जो सोशल साइंस की पहली किताब को पढ़ेंगे, यह जो पहली किताब है हमारी, पहली किताब हमारी जो है वह है समकालीन भारत 2। इस वाली किताब को हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी वाली को? समकालीन भारत 2 को। तो दोस्तों हमने वीआईपी कोर्स नाम दिया है। यह जो वीआईपी कोर्स है पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा। यह जो कोर्स है पूरा का पूरा आपको कहां पर मिलेगा? यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। यह कोर्स 2 महीने में कवर कराया जाएगा। दो 2 महीने में। कितने महीनों में? 2 महीनों में लगभग सोशल साइंस को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे हम। और इसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे? तो समकालीन भारत 2 के अंतर्गत 7 चैप्टर है हमारे। सबसे पहले चैप्टर जो है वह है संसाधन एवं विकास। दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तीसरा है जल संसाधन। 4 नंबर का जो चैप्टर है हमारा है कृषि। 5वां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 6वां चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। और 7वां चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस वीआईपी कोर्स को आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यह जो चैनल है विद्या जीएस सेंटर के नाम से है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त आपके हैं क्लास 10th में उन सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वह पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। आज हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, संसाधन एवं विकास को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन क्या होते हैं बेटा? संसाधन क्या होते हैं? तो हमारे वातावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं, हमारे वातावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती हैं। हमारे वातावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें उन्हें ही बेटा क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे कि बेटा अब आप जान लीजिए कि जैसे मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये पेन है, ये पेन जो है मेरी किस आवश्यकता को पूरा करता है? ये पेन मेरी लिखने की आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे कि मेरा ये कैमरा है बेटा, और ये कैमरा क्या काम करता है? ये कैमरा मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए काम में आता है। और इसके बनाने के लिए बेटा प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि वे ही चीज संसाधन है जिनके बनाने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। बेटा जैसे कि ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए कोई तकनीक उपलब्ध होगी तभी तो ये पेन बना होगा। इसलिए बेटा ये पेन क्या हो जाएगा? हमारा संसाधन हो जाएगा और ये हमारी लिखने की आवश्यकता को पूरा भी करता है। तो वातावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं संसाधन कहलाती हैं, जिनके बनाने के लिए बेटा प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए। यह संसाधन 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, या फिर वे संसाधन जो जैव मंडल में पाए जाते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन बेटा कौन से संसाधन होते हैं? तो वे संसाधन जो जैव मंडल में उपस्थित नहीं होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि वे संसाधन जिनमें जीवन उपलब्ध या जीवन उपस्थित नहीं होता है उनको बेटा अजैव संसाधन कहते हैं। जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो प्रश्न निकल के आता है वो प्रश्न निकल के आता है बांगर क्या है? बांगर क्या है? तो बांगर क्या है? तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि बांगर होती क्या है। बांगर क्या होती है? तो
जलोढ़ मृदा होती है बांगर। बेसिकली बांगर और खादर दोनों ही बेटा जलोढ़ मृदा होती है। लेकिन जलोढ़ मृदा क्या होती है, तो बेटा जल के द्वारा निर्मित मृदा या जल के द्वारा कंकड़ और पत्थरों को काटकर बनाई गई मृदा बेटा जलोढ़ मृदा कहलाती है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर बेटा एक नदी बह रही है, नदी बह रही है। यह नदी बेटा हर साल बारिश के मौसम पे इसका पानी यहाँ तक आता है बेटा, यहाँ तक आता है, यहाँ तक हर साल इसका पानी आता है और यहाँ तक बाढ़ भी आती है हर साल। लगातार कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि यहाँ तक बाढ़ आ रही है और बाढ़ का पानी यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। तो बेटा जहां तक बाढ़ आती है यहाँ पर बेटा ये अपने साथ कुछ मिट्टी भी छोड़ती होगी और इस मिट्टी को ही बेटा हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो इसने मिट्टी छोड़ी है इस मिट्टी को ही हम बेटा कहते हैं खादर। खादर खादर और एक बात दोस्तों याद रखना, यह जो मिट्टी है नदी हर साल छोड़ रही है, इसलिए खादर को नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो खादर किसे कहते हैं, तो नवीन जलोढ़ मृदा को ही खादर कहते हैं। आप देख पा रहे हो कि ये नदी के बिल्कुल पास वाला क्षेत्र है। खादर का जो क्षेत्र है वो नदी के बिल्कुल पास में है। तो जो खादर होती है वह नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अब बात करते हैं बेटा बांगर की, कि बांगर क्या है। तो बेटा बांगर बांगर लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा रहा होगा जब इस नदी का पानी जो है यहां तक आया होगा। कहां तक आया होगा, यहां तक आया होगा। ये नदी का पानी यहाँ तक आया होगा और जहां तक नदी का पानी आया होगा बाढ़ आई होगी दोस्तों, इसने कुछ मिट्टी भी यहाँ पर छोड़ी होगी। इस नदी ने कुछ मिट्टी भी यहाँ पर छोड़ी होगी, कुछ कंकड़ वगैरह भी इसने छोड़े होंगे। तो दोस्तों ये मिट्टी भी कैसे बनाई गई, जल के द्वारा ही आई है, जल के द्वारा ही आई है, नदी के द्वारा ही छोड़ी गई है। तो यह भी जलोढ़ मृदा हो। लेकिन यहाँ पर बहुत वर्षों से अब नदी का पानी नहीं आया है, यानी कि यहाँ पर अब बहुत सालों से बाढ़ नहीं आई है या बाढ़ का पानी नहीं आया है। तो इसको कहते हैं प्राचीन जलोढ़ मृदा। इसको क्या कहते हैं, प्राचीन जलोढ़ मृदा। और प्राचीन जलोढ़ मृदा को ही हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर। तो बांगर क्या है, तो बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं। इस बांगर में मोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं और यह मोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसकी उपजाऊ क्षमता बहुत कम होती है बेटा। चलो देख लेते हैं हम इस प्रश्न को, बांगर है क्या। तो बेसिकली बांगर है क्या, देख लेते हैं क्या है। तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं दोस्तों। नदियों के ऊंचे स्थान पर पाई जाती है ये मृदा, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है क्योंकि इसमें कंकड़ों की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। नदियों के ऊंचे स्थान पर पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें कंकड़ों की मात्रा अधिक होती है। अब देखते हैं बांगर और खादर में अंतर। अब क्या देखते हैं अपन, बांगर और खादर में अंतर देखते हैं। अब देखते हैं बांगर और खादर में अंतर। तो बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो बांगर में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, वह सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अगला जो पॉइंट होगा हमारा हो जाएगा, इसमें मिट्टी के कंकड़ मोटे होते हैं। इसमें मिट्टी के कंकड़ कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। और इसमें मिट्टी के कंकड़ जो होते हैं महीन होते हैं या फिर बारीक होते हैं। यह जो है यह नदी के दूरस्थ क्षेत्रों में पाई जाती है। बांगर जो मृदा होती है या बांगर मिट्टी जो होती है दूरवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है और खादर जो होती है दोस्तों यह नदी के निकटवर्ती या समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अगले प्रश्न की हम अपनी बात करें तो अगला हमारा प्रश्न है मृदा अपरदन इसे कहते हैं, इसके कारण तथा इसे रोकने के उपाय बताइए। तो मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन दोनों प्रकार से हो सकता है। यह मानवीय कारणों द्वारा भी हो सकता है दोस्तों और प्राकृतिक कारणों द्वारा भी हो सकता है। मानवीय कारणों द्वारा कैसे हो सकता है, जैसे कि हमने क्या किया दोस्तों, जैसे कि हमने पेड़ों को काट दिया, जैसे कि मानव द्वारा पेड़ों को काटा गया और पेड़ों को काटने के बाद में जैसे ही मानव ने इन पेड़ों को काटा तो यहाँ से जो जड़ें थी वो भी निकल गई और जड़ें निकलने के बाद में मिट्टी क्या हो गई, आजाद हो गई। और मिट्टी आजाद, जो जड़ें मिट्टी को जकड़े हुई होती हैं इस प्रकार से, लेकिन
अब हमने पेड़ काट दिए तो मिट्टी अब एकदम से खुल गई, और जैसे ही तेज बारिश होगी यहाँ से मिट्टी बह जाएगी तो मिट्टी की उपजाऊ परत कट जाएगी। इससे मानवीय कारणों के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। और प्राकृतिक कारणों से कैसे होता है, तो तेज मूसलाधार बारिश, एकदम तेज बारिश के कारण दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये मिट्टी कट रही है और इसकी उपजाऊ परत जो है वह कटकर बह गई, और इसी को कहते हैं बेटा मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन होता क्या है दोस्तों, तो प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों से मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह का हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो अत्यधिक वृक्षों के कटाव से, अत्यधिक वृक्षों के कटाव से मृदा अपरदन होता है। अत्यधिक पशुचारण से, अत्यधिक पशुचारण से यानी हम पशुओं को खेतों में चराने ले जाते हैं उससे मृदा अपरदन होता है। तेज मूसलाधार बारिश के कारण भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। इस मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है, सबसे पहले इसके उपाय देखते हैं। इसे रोका कैसे जा सकता है मृदा अपरदन को, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों का वृक्षारोपण करने चाहिए, यानी हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाना चाहिए, यानी ज्यादा पशुओं को हमें खेत में खुला छोड़ के नहीं चराना चाहिए, चारा नहीं खिलाना चाहिए। अगला पॉइंट जो है, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा आकृति बनाकर बांधों का निर्माण करके पट्टीदार कृषि करके। देखो ये पहाड़ है दोस्तों, ये पहाड़ है। पहाड़ पर दोस्तों कैसी आकृति बनाई गई है, देख सकते हो आप कैसी आकृति बनाई गई है पहाड़ पर। ये सीढ़ी नुमा आकृति बनाई गई है। पहले पानी ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, और ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर जमीन पर आ जाएगा। यानी एकदम से पानी यहां से यहां तक आता तो मृदा को अपने साथ में बहा कर लाता, लेकिन पहले पानी ऐसे आया सीढ़ी नुमा आकृति बनाकर, फिर ऐसे आया, ऐसे आया। इस प्रकार से मृदा अपरदन को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी बात कर सकते हैं हम पट्टीदार कृषि। क्या होती है, तो पट्टीदार कृषि ये आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा खेतों में पट्टी जैसी आकृति बना दी गई है। इससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बांध बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये मिट्टी का हमने एक टुकड़ा निकाल लिया काट के, ये मिट्टी का टुकड़ा निकाल लिया। आप इसमें ये वाली सतह देख रहे हैं, ये वाली पूरी सतह उपजाऊ क्षमता वाली सतह है, यानी यह उपजाऊ सतह है, ऑर्गेनिक लेयर है। इस सतह का कटना ही, इस सतह का कटना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, मृदा अपरदन। प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से मिट्टी की उपजाऊ सतह का कटना ही या हटना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। इसे रोकने, मृदा अपरदन किन किन कारणों से होता है ये हम पढ़ चुके हैं, और इसे किस प्रकार रोका जा सकता है ये भी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न जो है वह है एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 क्या था, देखो तो एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे सन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के सम्मेलन में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना था। एजेंडा 21 क्या थी, एक घोषणा थी जिसे ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो सम्मेलन में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो हमने आपको बताया सतत पोषणीय विकास उसी विकास को कहते हैं जिसमें भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए जो विकास, उसको हम कैसा विकास कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो चलो देख लेते हैं सतत पोषणीय विकास को। तो सतत पोषणीय विकास यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को बिना किसी हानि पहुंचाए वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों दोनों की जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। ठीक है, दोनों के जीवन की क्या बनाए रखना है, गुणवत्ता बनाए रखना है। दोस्तों 2 महीने में सोशल साइंस में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस पूरे कोर्स को देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।